हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों समापवर्तक और समपवर्त्य, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रवेश परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से यानी कि इस चैप्टर से जो भी हमारा सवाल पूछा गया है पिछले कुछ वर्षों में जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में, वो सब सवाल मैंने बच्चों यहाँ पे बना के रखा है और वो सब सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी अच्छे खासे सवाल होंगे या जो भी सवाल पूछा गया है हमारे प्रवेश परीक्षा में, वो सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि समापवर्तक, जिसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं और इंग्लिश में बच्चों हम उसको कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और बच्चों, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने अपवर्तक क्या होता है और गुणज क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं, तो मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा, फिर डिफिनीशन के बाद जो भी उदाहरण होगा मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों समापवर्तक क्या होता है, तो देखिए समापवर्तक उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक गुणनखंड है, अगर वो एक या दो नंबर का गुणनखंड है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा समापवर्तक होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। अगर दो फैक्टर है हमारा और वो एक या दो नंबर में कॉमन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बच्चों कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो अब मैं आपको उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 2 का उदाहरण ले रहा हूँ और फिर मैं उदाहरण ले रहा हूँ 4 का। तो बच्चों, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना है, हमको निकालना है अपवर्तक। अपवर्तक यानी कि 2 को कौन-कौन सी संख्या पूरी अच्छी तरह से भाग दे सकता है। तो 2 को 1 बहुत अच्छी तरह से भाग दे सकता है और 2 को 2 ही भाग दे सकता है। वहीं पे 4 को कौन-कौन सी संख्या अच्छा से भाग दे सकता है, तो 4 को 1 दे सकता है, 2 दे सकता है और 4 दे सकता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये 1 और 2 हमारा क्या हुआ, ये 2 का अपवर्तक हुआ और 1, 2 और 4 क्या हुआ, ये 4 का अपवर्तक हुआ। तो अब हमको क्या खोजना है, हमको खोजना है इसमें से कॉमन यानी कि समान, ऐसा अपवर्तक जो दोनों में समान हो। तो 4, 2 और 4 में कौन सा अपवर्तक समान है, तो यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा कि ये जो हमारा 1 है वो दोनों में समान है और साथ ही साथ ये जो 2 है हमारा, ये दोनों में समान है। तो यहाँ पे 2 और 4 का अपवर्तक क्या हुआ, यानी कि समापवर्तक जो दोनों में समान है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, हमको मिला 1 और 2। तो ये 1, 2 क्या हुआ, ये 1, 2 जो है बच्चों हमारा वो समापवर्तक हो गया, यानी कि 2 में भी वो कॉमन है और 4 में भी कॉमन है। तो चलिए अब मैं आपको एक और उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दूसरा उदाहरण की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं ले रहा हूँ 4 का एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 6 का उदाहरण। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम 4 और 6 का अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स निकालेंगे। तो 4 और 6 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 4 को कौन-कौन सी संख्या डिवाइड कर सकते हैं यानी कि भाग दे सकता है, तो 1, 2 और 4 को 4 दे सकता है। अब 6 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है, तो बच्चों देखिए 1, 2, 3 और 6। अब हमको क्या ढूंढना है, इसमें से देखना है कि हमको कौन कौन सा फैक्टर यानी कि अपवर्तक समान है दोनों में। 4 में भी वो हमारा समान है और 6 में भी समान है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वो जो 2 हमारा फैक्टर्स है वो दोनों में समान है, 1 हमारा समान है दोनों में और 2 हमारा समान है। तो इन दोनों का बच्चों समापवर्तक क्या हो जाएगा, 4 और 6 का समापवर्तक हमारा 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो 1 हमारा 4 का भी गुणनखंड है यानी कि अपवर्तक है और 6 का भी अपवर्तक है। वहीं पे ये जो 2 है हमारा वो भी 4 का अपवर्तक है और 6 का भी अपवर्तक है। अब चलिए बच्चों, मैं आपको एक और उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ, फिर हम हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो सवाल पूछा गया है वो मैं करूँगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 8 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और यहाँ पे बच्चों मैं 6 का उदाहरण ले रहा हूँ। तो देखिए 8 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकती है, तो 8 को 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, फिर हमारा 4 दे सकता है,
फिर 8 दे सकता है। वहीं पे 6 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकता है, तो 1, 2, 3 और 6। अब हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है समापवर्तक, यानी कि जो दोनों में समान अपवर्तक हो, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो 1 हमारा इन दोनों में है और फिर हमारा 2 भी समान है। तो हमारा क्या आया बच्चों, तो हमारा समापवर्तक आया 1 और 2। तो चलिए अब हम देख लेते हैं किस टाइप का सवाल हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलिए आप या आप उसको समापवर्तक बोलिए, बात समान है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो हमको क्या करना है कि हमको इन चारों में से देखना है कि कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख के नहीं, हम बस मन में बनाएंगे और फिर हम इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, 3 12 को भाग दे सकता है, हाँ, लेकिन 3 20 को भाग नहीं दे सकता है, तो 3 हमारा नहीं होगा। अब देखिए, 4 12 को भी भाग दे सकता है और फिर 4 हमारा बच्चों 20 को भी भाग दे सकता है और 4 हमारा 24 को भी भाग दे सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा। वहीं पे देखिए, 5 12 को भाग नहीं देगा, तो ये हमारा पहले ही कट गया। अब देखिए, 6 हमारा किसको किसको भाग दे सकता है, 6 हमारा 12 को भाग दे सकता है, लेकिन 20 को नहीं दे सकता, तो ये भी हमारा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, तो आंसर आया बच्चों हमारा 4 आंसर आया है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों अब हम उभयनिष्ठ अपवर्त्य अथवा समापवर्त्य, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम डिफिनीशन करेंगे और फिर डिफिनीशन के बाद मैं आपको उदाहरण की मदद से पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है बच्चों, वैसा पूर्ण संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अपवर्त्य कहा जाता है, जो उस में से प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई 2 संख्या है या 2 या 3 संख्या है, अगर उसका एक अपवर्त्य उन तीनों संख्या का अपवर्त्य है, यानी कि समान अपवर्त्य है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उभयनिष्ठ अपवर्त्य यानी कि समापवर्त्य बोलते हैं। यानी कि ऐसा नंबर, उसका मल्टीपल जो है हमारा, वो दूसरे नंबर का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे मैं आपको उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं ले रहा हूँ 6 का उदाहरण ले रहा हूँ और फिर मैं 4 का उदाहरण ले रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 6 और 4 का क्या निकालेंगे, हम इसका बच्चों गुणज निकालेंगे, यानी कि मल्टीपल निकालेंगे। तो 6 का गुणज क्या होगा, तो 6 का मल्टीपल हमारा हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और बच्चों मैंने ये गुणज कैसे निकलता है, अपवर्त्य कैसे निकलता है, यानी कि मल्टीपल कैसे निकलता है, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं दिखा है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 6, 12, 18, 21 और फिर हमारा हो जाएगा 24, फिर बच्चों हमारा हो जाएगा 30 और फिर हमारा 36 हो जाएगा। अब 4 का हमारा मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का बच्चों 4, 8, 12, 60, 20, 24, 28, 32। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, इसमें से हमको क्या करना है, इसमें से हमको क्या करना है, हमको एक समान अपवर्त्य निकालना है, यानी कि कॉमन फैक्टर से निकालना है, ऐसा अपवर्त्य जो दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों, ये जो हमारा 12 है ये दोनों में है, ये 12 हमारा दोनों में है, और फिर हमारा बच्चों 24 भी हमारा दोनों में है, ये हमारा 24 भी है, और इसी तरह बच्चों हमको बहुत सारा अपवर्त्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको समान अपवर्त्य क्या मिला, हमको समान अपवर्त्य मिला बच्चों 12, यानी कि 12 और फिर हमको 24 मिला। क्या मिला, 12 और 24। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उभयनिष्ठ अपवर्त्य यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल हमको मिल गया। तो अब चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 और 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 4 का बच्चों हम मल्टीपल लिखेंगे, यानी कि अपवर्त्य लिखेंगे, गुणज लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का 2, 4, 6, 8, 10, 12,
फिर 14, फिर 18 तक हम लिख देते हैं और बहुत सारा इसका गुणज होता है। फिर हम 4 का लिखेंगे, 4, 8, 12, फिर बच्चों हमारा हो जाएगा 16, फिर 20 हमारा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यानी कि हमको समान अपवर्तन निकालना है, यानी कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 हमारा दोनों में कॉमन मल्टीपल है। फिर हमारा क्या होगा बच्चों, फिर हमारा 8 दोनों में कॉमन मल्टीपल है। फिर हमारा 12 भी, यानी कि 12 भी हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमको समापवर्तय क्या मिला, समापवर्तय हमारा बच्चों मिला 4, 8 और 12। क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा गुणज है यानी कि अपवर्तय है, ये 4 2 का भी अपवर्तय है और 4 का भी अपवर्तय है। फिर ये जो 8 है वो हमारा 2 का भी है और 4 का भी है। वहीं वहीं पे 12 भी हमारा 2 का भी है और 4 का भी है। इसीलिए ये जो तीनों है, ये क्या है, ये हमारा समापवर्तय है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है, दोनों में पाया जाता है। तो बच्चों अब हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है वो मैं अब आपको सिखा देता हूँ। और ये जो चीज़ है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम और महत्तम आप बनाइएगा तो ये चीज़ आपको हमेशा आएगा, इसलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। तो बच्चों ये होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, ये 8 को बच्चों हम, ये हमारा 8 है, इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है, यानी कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में हमको लिखना है इस 8 को। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 8 है, इसको हम 4 गुने 2 तो लिख सकते हैं, 4 गुने 2 यानी 4 दूनी 8 हमारा आता है। तो क्या हम इसको अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख पाए हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 4 है, ये क्या है, ये हमारा सम संख्या है। तो हमको क्या करना है, हमको इसको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो इस 4 को बच्चों हम, ये जो हमारा 4 है, इस 4 को हम 2, ये 4 को हम 2 गुने 2 तो लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 गुने 2। अब क्या हुआ, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हम ये जो 8 को हम क्या किए हैं, अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिए हैं। कैसे? तो देखिए, 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और ये 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य नंबर है 2, ये भी अभाज्य नंबर है और ये भी अभाज्य नंबर है। तो हम क्या करेंगे, तो ये 8 को बच्चों हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, ये 2 गुने 2, फिर ये गुना वाला यहाँ आ गया और इसको हम 2। तो देखिए, ये 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 गुने 2 4 और 4 गुने 2 8। तो हमको क्या करना है, हमको इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी कि प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखना है। और बच्चों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरे ट्रिक की मदद से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक और उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ये 12 को हमको क्या लिखना है, ये 12 को हम हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि प्राइम फैक्टर इसका निकालना है। तो जैसे यहाँ पे देखें कि 8 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 हुआ। तो इसी प्रकार हम 12 को बच्चों यहाँ पे देखें, ये 12 को हम 6 गुने 2 तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब क्या हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पाए, यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में लिख पा रहे हैं? तो नहीं, हम इसको नहीं लिख पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 हमारा क्या है, ये 6 हमारा एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, वहीं पे 2 तो हमारा प्राइम नंबर है। तो ये 6 को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो इस 6 को बच्चों हम 3 गुने 2 तो लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे लिख चुके हैं क्या, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं। ये भी हमारा क्या है, 3 भी हमारा एक अभाज्य संख्या, 2 भी हमारा अभाज्य संख्या और ये 2 भी हमारा अभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का 3 लिख देंगे, फिर इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर ये जो 2 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड 12 का हो गया, यानी कि 3 गुने 2 यानी कि 6 और 6 गुने 2 हमारा क्या होता है, 12। 6 गुने 2 हमारा होता है 12। तो अब हम इसको क्या किए हैं, अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पाए हैं। और चलिए अब मैं आपको बच्चों
ट्रिक की मदद से समझा देता हूँ कि कैसे हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो बच्चों अब हम भाग विधि से प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है यानी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे मैं 12 का एग्जाम्पल लूँगा यानी कि उदाहरण लूँगा, फिर मैं 18 का उदाहरण लूँगा और फिर बच्चों मैं यहाँ पे 15 का उदाहरण लूँगा। तो ये कैसे निकाला जाता है वो अब सीख लीजिए। तो ये 12 है, तो 12 को हम बच्चों क्या करेंगे, 12 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है? सबसे छोटा संख्या हमको लेना है। तो 12 को 2 भाग देगा, तो ये 12 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा, तो हम 6 को नीचे लिख देंगे। अब हमको देखना है कि 6 को कौन-सी छोटा संख्या भाग दे सकता है, तो 6 को फिर 2 दे सकता है, तो ये 2 6 को भाग देगा तो क्या आएगा? यानी कि 3 आएगा। अब देखिए, अब ये 3 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है? तो 3 को 3 भाग दे सकता है। अब यहाँ पे हमारा 1 आ गया, तो हमको लास्ट में क्या लाना है? हमको 1 लाना है। यानी कि जो रिमाइंडर है, यानी कि हमारा शेष होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए? वो हमारा बच्चों 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 12 है, इसको हम 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए 2 गुने 2 4 और 4 गुने 3 हमारा 12 आता है। अब यहाँ पे हम 18 को करेंगे, तो क्या क्या करेंगे? 18 को हम 2 से भाग देंगे, तो 18 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष आएगा? क्या डिवाइज़र आएगा? तो बच्चों वो हमारा 9 आएगा। अब देखिए, अब इस 9 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है? सबसे छोटा संख्या, तो इसको 3 भाग देगा, क्योंकि 2 तो भाग देगा नहीं। 3 9 को कितने बार में देगा? तो 3 बार में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? ये 3 को भाग देंगे 3 से। अब देखिए, ये 18 को बच्चों हम 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 तो लिख सकते हैं। अब 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ये गुना कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, फिर ये 3 को गुना करके यहाँ लिखा, फिर ये 3 को हम गुना करके यहाँ लिखे और फिर ये 1 को हम गुना करके यहाँ लिखे। इसमें भी ये 2 को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर गुने 2 यहाँ पे, फिर इसको 3, फिर 1 को हम यहाँ पे लिखे। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। तो हमको 15 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 15 को कौन-सी संख्या सबसे छोटा संख्या हमको निकालना है। 15 को तो 15 भी भाग दे सकता है। 15 को हमारा 15 भी भाग दे सकता है, 5 भी भाग दे सकता है और 3 भी भाग दे सकता है। लेकिन हमको सबसे छोटा संख्या पहले निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? 15 को सबसे छोटा संख्या कौन भाग दे सकता है? तो 15 को बच्चों हमारा सबसे पहले 3 भाग देगा, कितने बार में? तो ये 5 बार में भाग देगा। अब हमको 5 को कौन-सी संख्या से भाग देना है? हमको 5 को 5 ही काट सकते हैं, तो हम इसको 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आया? शेष 1 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी शेष हमारा 1 लाना है, इसमें भी हमारा शेष 1 लाना है और इसमें भी हमारा शेष 1 लाना है। तो बच्चों ये जो हमारा 15 है, इसको हम 3 गुने 5 गुने 1 तो लिख सकते हैं ना। कैसे? 3 गुने 5 हमारा 15, 15 गुने 1 यानी कि 15। तो ये हमारा क्या हुआ? ये जो लिखा हूँ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ये क्या हुआ? ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, ये 18 का अभाज्य गुणनखंड हुआ और ये हमारा क्या 15 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब हम अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, जो कि हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे मैं प्रश्न बना के रखा हूँ। अब हमको ये प्रश्न करना है। हमारा पहला प्रश्न है कि ये 80 का अभाज्य गुणनखंड है। तो हमको क्या करना है? हमको 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड, अब हम क्या करेंगे? 80 को 2 से भाग देंगे। 80 को 20 भी भाग दे सकता है, 5 भी भाग दे सकता है, 4 भी भाग दे सकता है और 80 भी दे सकता है। लेकिन हम सबसे छोटा संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 से इसको भाग देंगे। तो ये 80 से 2 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको 40 मिलेगा। फिर हम इस 40 को भी 2 से देंगे तो हमको 20 मिलेगा। फिर ये 20 को हम 2 से करेंगे तो हमको 10 मिलेगा। और फिर ये 2 को हम 5 से ये 10 को हम 2 से करेंगे तो ये हमको 5 मिलेगा। और फिर ये 5 से करेंगे इसको तो 1 हमको मिल गया। तो ये 80 को बच्चों हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 तो लिख सकते हैं ना। अब कैसे लिखे हमने? तो ये 2, फिर ये 2, ये 2, ये 2 और फिर ये 5 और ये 1, यानी कि ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा 80 का क्या हुआ? ये बच्चों हमारा
यहाँ पे बच्चों 1-2 ज़्यादा लिखा गया है, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 80 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए तो हमारा कौन सा आंसर सही है, तो हमारा एक आंसर सही है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 80 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी कि प्राइम फैक्टर। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 1000 है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि 1000 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1000 को हम 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 से आ जाएगा। फिर ये 2 से करेंगे तो हमारा 2 से 50 आ जाएगा, और फिर इसको हम 2 से करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 1 से 25 आ जाएगा। और फिर ये 1 से 25 को हम बच्चों 2 से नहीं कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि अब हम इसको 3 से कर सकते हैं, तो इसको बच्चों हम 3 से भी नहीं कर सकते हैं, 4 से भी नहीं कर सकते। अब हम इसको कौन सी संख्या से कर सकते हैं, अब हम इसको बच्चों 5 से कर सकते हैं। तो 5 से आप इसको कीजिएगा तो बच्चों आपका 25 बार में हो जाएगा। फिर ये 25 को हमको क्या करना है, 25 को हम 5 से करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर आया, ये 100 का हमारा क्या हो जाएगा, ये 1000 का हमारा 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5। तो कौन सा आंसर है हमारे पास, देखिए तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। अगला वीडियो बच्चों मेरा एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम और महत्तम पे है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुँचेगा। धन्यवाद।